हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टेक होल्डर इन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 किया था। आज हम उसका ही पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो इससे पहले पढ़ा हुआ था उसका हम रिवीजन करेंगे, साथ ही आगे का जो चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो वीडियो है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपने एग्ज़ाम में बेहतर करें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला था स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा था, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया करती है तो स्टेक होल्डर भी ग्रो करते हैं। इसका हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, जैसे कि अ स्टेक होल्डर इन अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंडिविजुअल ग्रुप और पार्टी दैट हैज एन इंटरेस्ट in the operation and outcome of the organization. इसमें हम लोगों ने देखा था स्टेक होल्डर में इंटरनल एक स्टेक होल्डर होते हैं जो जिसमें कि एम्प्लॉय आ जाते हैं। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट होती है। सप्लायर होते हैं और बाकी के इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी से बाहरी तौर पे जुटे रहते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ साथ कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी आ जाती है। स्टेक होल्डर हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमें उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेकर ग्रो करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अकेले ग्रो करें और वो लोग पीछे छूट जाएं, क्योंकि अगर हम किसी सोसाइटी में रहते हैं हमारी ग्रोथ सोसाइटी की ग्रोथ से जुड़ी रहती है। जब हम ग्रो करते हैं तो हमारी सोसाइटी भी ग्रो करती है और साथ साथ हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड होता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में हमने डेफिनेशन पढ़ा था। शेयर होल्डर वो लोग होते हैं शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी में फाइनेंशियली अपना पैसा निवेश करते हैं। दो शेयर होल्डर आर दोज पीपल हु इन्वेस्ट इन कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट देयर मनी इन कंपनी। शेयर होल्डर आर दोज पीपल और दोज इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट देयर फाइनेंशियल अर्न मनी इन द कंपनी। और स्टेक होल्डर जो है वो एक बड़ा टर्म है इन कंपेयर टू शेयर होल्डर। ये भी हमने पढ़ा था, देखा था कि स्टेक होल्डर के अंदर ही शेयर होल्डर भी आ जाते हैं। स्टेक होल्डर एक्चुअली हमारी सोसाइटी होती है जो ना सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के लिए बल्कि सोशली और अदर बेनिफिट के साथ ही कंपनी से जुड़ी हुई होती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट था इंटरनल एंड एक्सटर्नल शेयर होल्डर, जो कि मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। इंटरनल शेयर होल्डर स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी के साथ अंदर की तरफ जुड़े होते हैं। इसका एग्जांपल हमने अभी आपको दिया था, एम्प्लॉय हो गया, मैनेजमेंट हो गया। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो हमारे कंपनी से ना सिर्फ अंदर के तौर पे बल्कि बाहरी तौर पे भी जुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जांपल है गवर्नमेंट बॉडी।
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है गवर्नमेंट एंड सप्लायर, ये हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, जिनकी मोटी जो है वो कंपनी के साथ बाहरी तौर पे जुड़ी हुई होती है। अब हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉय। स्टेक होल्डर में मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे एम्प्लॉयर्स आ जाते हैं। इसका पहला है सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड कंट्रीब्यूटेड बाय देम। हमारे जो कंपनी के साथ एम्प्लॉय जुड़े होते हैं, स्टेक होल्डर जुड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि हम जो पैसा कंपनी के लिए लगा रहे हैं, जो कैपिटल हम निवेश कर रहे हैं कंपनी में, वो सुरक्षित रहे। क्योंकि वो हमारे कंपनी में निवेश करते हैं इसलिए ताकि उनकी जो अमाउंट है, जो उनका पैसा है, वो हमारे कंपनी के ग्रोथ के साथ पैसा भी हमारा बढ़ता रहे। नेक्स्ट है ए फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द कैपिटल। एक निश्चित तौर पे, जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं तो हमें चाहता है कि हमें एक छोटा ही सही पर हमें ब्याज दर मिलता रहे, इंटरेस्ट हमें मिलता रहे हर साल। तो वैसे ही कंपनी में जो लोग अपना पैसा जिनके शेयर में लगाते हैं जिस कंपनी में, वो भी यही चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है वो सेफ रहे और धीरे धीरे ग्रो करता रहे। कुछ छोटे अमाउंट पे हमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शेयर पे डिविडेंड मिलता है, शेयर की प्राइस बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इसका जो अभी मैंने बताया कि उनका पैसा जो है वो सुरक्षित रहने के साथ साल भर में या अगले साल, नेक्स्ट साल, ऐसे ही पैसा जो है वो ग्रो करता रहे कंपनी की। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे हमारे जो पैसे हैं वो भी ग्रो करते जाएंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी से, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला है कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंपनसेशन का मतलब है जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं, कंपनी उनको उनके काम के हिसाब से उनको पे करे। जैसे कि अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उसे ओवर टाइम के हिसाब से उसे पेमेंट मिले, ना कि सिर्फ हाफ टाइम के हिसाब से। और बेनिफिट ये है कि अगर कोई वर्कर कंपनी में काम कर रहा है तो उसे उसके हिसाब से वेज मिले। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाता है, अगर कोई वर्कर कंपनी में काफी साल से काम करता है या कंपनी में नया नया ज्वाइन करता है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ताकि जब वो बीमार हो तो उसके फैमिली पे बर्डन ना आए। तो इसीलिए हम उसे हेल्थ इंश्योरेंस, हमारी कंपनियां उसे प्रोवाइड करती हैं। ये सारे बेनिफिट होते हैं जो वर्कर एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे हमारे एम्प्लॉय भी चाहते हैं कि हम भी ग्रो करें, हमारा नॉलेज बढ़े, हमारा एक्सपीरियंस बढ़े। अगर एम्प्लॉय को वो सब नहीं, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो सब चीजें नहीं मिलती हैं तो वो कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में स्विच कर जाता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड कल्चर। कंपनी के अंदर जो है एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं, जो वर्कर उसके अंदर काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे कंपनी में जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव कल्चर हो और जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, हमारे पीयर एम्प्लॉय हैं, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर, टाइमली पेमेंट। सप्लायर वो लोग होते हैं जो हमारे कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। टाइमली पेमेंट, चूंकि वो हमारे कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। रॉ मटेरियल वो चीज होता है
जो हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बुलेट की मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसके लिए हमें उसका हेडलाइट चाहिए, पहिया चाहिए, बोनट चाहिए, ये सब हमें जरूरत पड़ेगी। तो जो हमें वो सब चीजें सप्लाई करते हैं वो होते हैं हमारे सप्लायर। तो वो हम अगर हमें वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं तो वो हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें टाइमली पेमेंट कर दें, ना कि उन्हें हम काफी लंबे समय तक इंतजार करवाएं। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन। हमें जितना सामान चाहिए उतना ही हम इनसे ऑर्डर करें, इन्हें इनका जो प्रोडक्ट है और टाइम है उसे वेस्ट ना करें। थर्ड है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसलिए अच्छा होता है, अगर एक प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है बाइक का, वो एक ही सप्लायर से हर बार बुलेट का बोनट लेता है, दूसरे से हर बार बुलेट का पहिया लेता है, तो बार बार अगर उसे कभी भी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी तो वो उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, वो उसे टाइमली सप्लाई कर सकता है। हमें नए बार बार नए सप्लायर ढूंढने में और सप्लायर को नया नया जो कंज्यूमर है उसे ढूंढने में बार बार दिक्कत होती है। इसीलिए वो लोग लंबे समय तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है फेयर नेगोशिएशन प्रैक्टिसेस। जो बार्गेनिंग होती है, जैसे अगर हम भी सब्जी खरीदने दुकान पे जाते हैं तो वो अपना कुछ रेट बताते हैं सब्जी का, हम उनसे बोलते हैं थोड़ा कम करिए, तो हम लोग करते करते एक ऐसे प्राइस पे आते हैं जहां पे हम दोनों लोग की जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती है इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे सेलर जो है और बायर जो है वो दोनों एक प्राइस पे एग्री होते हैं सामान बेचने और खरीदने के लिए, तो उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। और इसी प्राइस पे हम लोग इसे कह सकते हैं ये फेयर नेगोशिएशन होता है, जहां पे बायर जो होता है उसे लगता है कि हाँ हम जितना सामान सप्लाई किए हैं उसके हिसाब से हमें अच्छा दाम मिला है, और जो सेलर होता है वो भी सोचता है कि हमने जो सप्लाई किया है हमें उसे उसके हिसाब से अच्छा दाम मिला है। बायर जो रहता है वो कहता है कि हमें अच्छे दाम पे सामान मिल गया है, जिससे हमें काफी ज्यादा, जिसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को उधार देते हैं, पैसा सप्लाई करते हैं जब कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है अपने वर्कर को पेमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमें पैसा देते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, गिव मनी टू कंपनी। ऐसा नहीं है कि ये लोग जाके डायरेक्ट उधार दे देते हैं, कंपनी में ये लोग शेयर के द्वारा निवेश करते हैं, उसे इन्वेस्टर कहा जाता है। बॉन्ड के द्वारा जो निवेश करते हैं उसे क्रेडिटर कहा जाता है, क्योंकि बॉन्ड को रीपेमेंट करना होता है। वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे जो क्रेडिटर है वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका जो पैसा है उसे पहले हम टाइमली पे कर दें। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, जो हमारी कंपनी को दर्शाता है कि हमारी कंपनी इस साल इतना प्रॉफिट की, वो हम सही सही बनाएं और उसे सही सही उन लोगों के सामने दिखाएं, ताकि उन लोग को ऐसा न लगे कि हमें घुमाया जा रहा है या हमें उल्लू बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है ओपन कम्युनिकेशन। हम लोग जो क्रेडिटर के साथ बातचीत करते हैं उसे खुलकर कहें, उन्हें अपनी परेशानी बताएं और साथ साथ बताएं हम पैसा को किस इस्तेमाल में लाएंगे। हो सकता है कि हम उनसे उधार लेके किसी और का उधार चुकाएं, या उनसे उधार लेके किसी नए प्रोडक्ट को बनाएं, एडवर्टाइजिंग करें, कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम लोग को क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कमिटमेंट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हमें उन्हें ये विश्वास दिलाना होता है कि हम जो उनसे पैसा ले रहे हैं वो सुरक्षित रहेगा और हमारी कंपनी स्टेबल परफॉर्म करेगी, लंबे समय में हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर।
एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी हमारी चूंकि एक स्टेक होल्डर है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, जो हमने आप सबने हम लोगों ने साथ में पढ़ा था अभी। तो पहला इनकी क्या विश रहती है ये हम देख लेते हैं। पहला है कॉम्पाइलेंस विथ रेगुलेशन एंड लॉस। जो गवर्नमेंट जिस कंट्री की गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो चाहती है कि हमारे देश में जो कंपनियां काम कर रही है वो उस लॉ को फॉलो करें, साथ ही साथ कोई इस लॉ को ब्रीच ना करे, तोड़े ना लॉ को। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। कंपनियां जो काम कर रही है वो साफ सुथरे तरीके से काम करें। साफ सुथरे से हमारा मतलब है कंपनी के अंदर घोटाला ना हो। अगर घोटाला होता है तो उससे सरकार को भी दिक्कत होती है, काफी सारे केस होते हैं उसमें, उससे कंपनी से जो जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको भी नुकसान होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो चाहती है ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। कंपनियां जो काम कर रही हैं, कंपनियों द्वारा एक फंड बनाया जाता है सीएसआर फंड। मैं अभी आपको समझा देता हूँ क्या होता है। कंपनियां जो हैं उनसे बोला जाता है सीएसआर फंड में पैसा निवेश करिए। सीएसआर फंड का जो हिस्सा होता है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जाता है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, कहीं रोड बनवाने के लिए या कहीं पार्क वगैरह बनवाने के लिए वो पैसा यूज किया जाता है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन, ज्यादा से ज्यादा लोग को रोजगार मिल सके। अगर हमारे यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टेबलाइज करती है, बुलेट की कंपनी स्टेबलाइज करती है, तो वहां पे वर्कर को हायर किया जाएगा। जिस एरिया में वो कंपनी स्टेबलाइज की जाती है वहां पे लोगों को नौकरी मिलेगी, वहां के लेबर को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए हमारी सरकार ये सब चाहती है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप। हो सकता है कि अगर कोई शराब बनाने की कंपनी कोई खेत के पास अपनी फैक्ट्री स्टेबलाइज कर ले तो वो वहां के रिवर को पॉल्यूट कर देगी। इसलिए सरकार कुछ कंपनियों को हिदायतें देती हैं कि वो अपनी कंपनी ऐसे एरिया में रखें जहां पे उनके वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे किसी को नुकसान ना हो। अब हम लोग आते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक से हमारा मतलब यहाँ पे सोसाइटी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक, पहला है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी जो हम स्टेबलाइज किए हैं वो क्या चाहती है, वो क्या काम कर रही है, ये सब हमारे पब्लिक को पता होना चाहिए। अगर हम किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें ये पता होना चाहिए वो कंपनी कब अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है, कब कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, या कब एडवर्टाइजिंग कर रही है, किसे हायर कर रही है। ये सब बातें हमारे कंपनी जो कर रही है वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल से हमारा मतलब है ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से अपना काम करे, इंटीग्रिटी के साथ ये अपना वर्क परफॉर्म करे। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपको बताया सीएसआर, वो पैसा जो कंपनी डोनेट करती है या सीएसआर फंड में निवेश करती है उससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है इंगेजमेंट इन कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड सपोर्ट फॉर लोकल कॉजेस। कम्युनिटी के जो इनिशिएटिव है, फॉर एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं कि हमारे टाटा के जो ब्रांड है उन्होंने काफी सारे ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की है सोशल, जिसके वजह से हमारा देश का काफी डेवलपमेंट हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर फ्री इलाज प्रोवाइड कर रहा है कैंसर के मरीजों को। उसके बाद वो लोग फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। आप लोग अपने एग्जाम में भी इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक कॉन्सर्न एंड फीडबैक। हमेशा कंपनी जिस भी एरिया में स्टेबलाइज होती है, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, कंपनी उनसे फीडबैक चाहती है कि हमारी कंपनी और कैसे इंप्रूव कर सकती है, इसके अंदर क्या कमी है और हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, स्टेक होल्डर एनालिसिस। पहला है आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। हमारे स्टेक होल्डर जो हैं, जो लोग हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें इस क्वेश्चन को फाइंड करना होता है।
इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं आप लोग को। एम्प्लॉय है, अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, एम्प्लॉय कंपनी के साथ इसलिए जुड़ा होता है क्योंकि कंपनी के ग्रोथ के साथ कंपनी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एम्प्लॉय भी बढ़ता है। एम्प्लॉय चाहता है कि हमें वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, और हमारे जो भी हमारी नीड है उसका कंपनी ख्याल रखे। तो ये भी एक इंटरेस्ट होता है, आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। नेक्स्ट है मैपिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। हम अपनी स्टेक होल्डर के साथ कैसी रिलेशन बना सकें, ये कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके साथ ही जैसे ही स्टेक होल्डर कंपनी के साथ अलाइन होता है, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट दोनों साथ में ग्रो करते हैं। अगर वही इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आ जाता है तो वो कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम होती है, स्टेक होल्डर के लिए भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है असेसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। हमें अपने स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को अलाइन करना होता है, उन्हें देखना पड़ता है कि स्टेक होल्डर क्या चाहता है हमारी कंपनी से और हम उसे कितना पूरा कर पाए हैं। नेक्स्ट है जूडिंग स्टेक होल्डर पावर। यहाँ पे शायद थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जजिंग होगा। तो यहाँ पे जजिंग स्टेक होल्डर पावर, स्टेक होल्डर क्या चाहता है कंपनी से, कंपनी उसको इंटरेस्ट को कितना पूरा कर पाई है, फ्यूचर में वो क्या कंपनी के लिए बेनिफिट ला सकता है, हमें इन तीनों बातों का ख्याल रखना होता है। इसलिए स्टेक होल्डर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंपनी के लिए। अगर स्टेक होल्डर ग्रो करता है हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी और हम दोनों लोग को इनके साथ अलाइन होना चाहिए।